रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आप लगा रहे हो ना बेटा, जो लगाए थे, तो उसने बेसिकली क्या किया था बेटा, उसने बेसिकली सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दिया था, सॉल्वेंट जो फ्लो के जा रहा था ना उसको रोक दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया बेटा कि यहाँ पर आपका देख सकते हो कि दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मतलब कि जब आप वो प्रेशर इंक्रीज करते हो, ठीक है, आपने प्रेशर और लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि आपने पहले सॉल्वेंट के फ्लो को रोका और आपने अब उसको आप दबाना स्टार्ट कर दिया उस मोमेंट से, तो क्या होगा बेटा, आपके सोल्यूशन से जो सॉल्वेंट है वो फ्लो होके सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा ना, है कि नहीं। तो उस समय क्या होगा बेटा, तो फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस फेनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा कि आप जब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को बाहर निकाल देते हो, ठीक है, मतलब कि यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लो कंसंट्रेशन से कहां जा रहे हो, हाई कंसंट्रेशन, इसीलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जा रहा है, ठीक है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इज ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक है, इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका एप्लीकेशन आपसे पूछेगा कहां यूज होता है, तो देखिए बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। इसको डीसैलिनेट करने के लिए, मतलब कि उसमें से प्योर वाटर को हटा दिया, सॉल्ट को ऑब्टेन कर लिया, डीसैलिनेशन कर रहे हैं ना, है कि नहीं, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अ स्कीमेटिक सेटअप फॉर द प्रोसेस इज शोन इन फिगर 1.11। तो आप देख सकते हैं ये रहा, तो ये सी वाटर है, सॉल्ट वाटर, ठीक है। आपने यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, ठीक है, मतलब ज्यादा प्रेशर लगा के दबाना स्टार्ट किया, तो यहां से जो पानी होगा फ्रेश वाटर वो कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, और ये फ्रेश वाटर यहां से आपको निकलने लगेगा। मतलब कि आप इस तरह से क्या ऑब्टेन कर सकते हो बेटा, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। नहीं, हमारा मेन गोल है फ्रेश वाटर ऑब्टेन करना, सॉल्ट ऑब्टेन करना हमारा मेन गोल क्यों नहीं है, क्योंकि हम सॉल्ट तो इवेपोरेशन से गेन कर लेते हैं ना, है नहीं, सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए इवेपोरेशन यूज ही कर रहे हैं। हमारा मेन दिक्कत क्या है, हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी हो रही है ना, तो हम इस तरह से फ्रेश वाटर ऑब्टेन करते हैं। हाँ, बाई प्रोडक्ट इधर तो सॉल्ट निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, इधर पे सॉल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, बट वही है कि वो सॉल्ट को फिर आपको अलग से ऑब्टेन करने के लिए फिर से इवेपोरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म कर लोगे, ये नहीं होने वाला, ठीक है, कि यहाँ से कितना पानी बाहर आएगा वो तो अब ये सोल्यूशन ही डिसाइड करेगा ना बेटा। क्योंकि अगर मान लो कि आपके जो ये है सॉल्यूट, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो फिर वो यहाँ से सॉल्वेंट को जाने से क्या करेगा बेटा, रोकेगा, क्योंकि वो जाके इस पूरे पाथ को ब्लॉक कर देगा ना। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए, इसलिए आपको अगर ऐसे सॉल्ट ऑब्टेन करना है तो उसके लिए इवेपोरेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन रहता है। तो इस तरह से आप यहां से क्या ऑब्टेन कर सकते हो बेटा, फ्रेश वाटर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो, व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। अ वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो हम इसको करने के लिए बहुत सारे पॉलीमर मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम सी वाटर से फ्रेश वाटर बना सकते हैं। बताइए ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। अगर आप डायरेक्टली सी वाटर पियोगे ना, तो बताइए क्या होगा, आपके सबसे पहले तो होंठ फट जाएंगे, ठीक है, आपकी जीभ में छाले पड़ जाएंगे, पूरा मुंह में छाला पड़ जाएगा, और आपका पूरा जो गला जो है ना बेटा, ये जो यहाँ से ये जो थ्रोट है, ये अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा बेटा, पूरा कट जाएगा, छिल जाएगा, पूरा जल जाता है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सॉल्ट वाटर है, ठीक है, और वो बहुत एक्सट्रीम उसमें सॉल्ट कंटेंट होते हैं, ठीक है बेटा, वो बहुत ज़्यादा आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपने घर में नमक मिला के पी लिया, वैसा नहीं है वो, ठीक है, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल में होता है, ठीक है। आप खुद सोचिए ना, गर्मा गर्म ग्रेवी आप सीधा पियो सब्जी का, क्या हाल होता है गले का, कभी ट्राई करिएगा, गर्मा गर्म ग्रेवी, ठीक है, मटर और आलू का मम्मी ने मस्त बनाया हुआ है, ग्रेवी है, ले लिया और डाल के पी लिया, देखो तो क्या मज़ा आ जाएगा एकदम, मिर्ची विर्ची डाल के जो नहीं बनाते, ठीक है, उसको आप कैसे पीते पता है, एक चम्मच निकालते हो, फूंक मारते हो, मुंह में डालते हो और मजे लेते हो उसका, फिर निकलते हो उसको। जब तक से सलाइवा नहीं मिक्स हो गया तब तक निकलते कहाँ हो तुम लोग, सोच के देखे ना, डायरेक्ट ऐसे निकलो उसको गिट गिट एकदम, ठीक है, तब देखो क्या हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही है वो भी, ठीक है। तो सोच के देखो कि वो प्यूरिफाइड सॉल्ट है, वो तुम्हारे गले का इतना बुरा हाल कर देता है, खांसी आ जाती है ना आपको,
तो ये तो क्या ही करेगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपका एक एप्लीकेशन है जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस आपको हेल्प करता है फ्रेश वाटर को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। सो द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई, हमें काफी ज्यादा आपके प्रेशर की जरूरत पड़ती है। वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज अ फिल्म ऑफ सेलुलोस एसिटेट, हम सेलुलोस एसिटेट का जो मतलब कि जो फिल्म है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए यूज करते हैं बेटा, प्लेस्ड ओवर अ सुइटेबल सपोर्ट। Cellulose acetate is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in sea water, ठीक है। तो ये सिर्फ पानी को पास करने देता है बेटा, बाकी आयंस को, इम्प्योरिटी को ये पास होने नहीं देता, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो सेलुलोस का एसिटेट का जो ये मेम्ब्रेन है बेटा, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और ये बहुत सारी कंट्रियां दीज डेज मेनी कंट्रीज यूजिंग डिसैलिनेशन प्लांट्स टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों में बेटा कुएं नहीं होते। इंडिया काफी लकी है कि हमारे पास कुएं हैं, हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है बेटा। बट बहुत सारे ऐसे कंट्री जहां पे आपके ग्राउंड वाटर नहीं है, तो वो लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बेटा फ्रेश वाटर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, प्लीज आप इसको याद रखेंगे। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस है। अगर आपसे पूछ ले तो आपको लिखना पड़ेगा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन फ्रेश वाटर, दैट्स इट, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ सवाल है बेटा आपके, ये जरूर आप ट्राई करें। ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर है, ये आप लोग को ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चन अगर आपके नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केएफ वाला सवाल दिया गया है, रिलेटिव लोअरिंग के ऊपर दिया गया है, रिलेटिव आपका ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का दिया गया है, और ये आपको दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ये आपके 1 2 3 4 ये 4 आपके अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल है, ठीक है। ये आपका आरएलवीपी, ये आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ईबीपी, और ये आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डीएफपी, और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, ठीक है। तो इन चारों के ऊपर आपका है। तो प्लीज आप इसको ट्राई करिए घर में जाके। बहुत इजी सवाल है बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा, कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। ट्राई करिए, मुझे बताइएगा, अगर सॉल्व नहीं हो तो मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एबनॉर्मल मोलर मासेस, ठीक है। ये बेटा आपका वेंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है बेटा। और वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर मैंने आपको सवाल कराया उस दिन एक, ठीक है, आई वाला, ठीक है। और मैंने बताया था बेटा जब भी आपका टोटल डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो आपका आई नंबर ऑफ आयंस जितना होगा उसी के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए बेटा, वी नो दैट आयनिक कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोशिएट्स इनटू कैटायन एंड एनायन, ठीक है। हम जानते हैं कि आप कभी भी किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर पानी में डालते हो तो वो कैटायन और एनायन में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है सौरभ, क्यों आयंस डिवाइड हो जाते हैं? कैटायन क्या बोलते हैं वो, उसको दिखाते हैं उनके आयोनाइजेशन को, आयनाइजेशन को दिखाते हैं। क्यों मंतीसा दीदी, क्यों आयनाइजेशन दिखा रही है? सर क्योंकि ये आयोनिक है तो फिर वो अपना बिहेवियर शो करेंगे, वो सही बात होगी, एग्जैक्टली। चलिए आप बताइए बेटा क्यों ये अलग हो गए, क्यों आयंस अलग अलग हो गए? कोई भी चलिए इस क्लास में से, हाँ, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैसे? हाँ चलो आपने बहुत सही बोला बेटा, उनकी बॉन्डिंग वीक है, ओके ठीक है। और कोई आयनिक बॉन्ड है कैसे वीक है? और बताइए। हाँ चलिए, और कोई डिसोसिएशन से जुड़ा है? कम ऑन जल्दी बोलो ना, मैं 11th क्लास का नॉलेज पूछ रहा हूँ आपसे। इक्विलिब्रियम मैं आपको हिंट भी दे चुका हूं, मैं इक्विलिब्रियम से पूछ रहा हूं। प्लीज देखिए बेटा, मैंने क्या कहा कि जब भी आयनिक कंपाउंड आपके पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो कैटायन और एनायन में क्यों बदल जाते हैं, वो क्यों रिस्पेक्टिव आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। आप लोग 11 में पढ़ के आए इसलिए पूछ रहा हूं, 12th वालों से मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि बेचारे वो तो 12th पढ़ के बैठे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि नहीं। तुम लोग से इसलिए क्योंकि तुम लोग अब भी 11 पढ़ के आए हो इक्विलिब्रियम। चलो कम ऑन जल्दी, क्यों? हाँ क्यों अलग हो जाता है ये, क्यों कैटायन अलग हो गया, क्यों एनायन अलग हो गया, क्यों कैटायन अलग हो जाता है, क्यों एनायन अलग हो जाता है, क्यों ये अलग हो जा रहे हैं? डायनेमिक नेचर की वजह से। मैं बता दो बेटा क्या होता है कि पानी के पास, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जब आप पानी में डालते हो तो पानी उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ को 80 टाइम्स कम कर देता है। याद आ रहा है? कुछ बोला था ना मैंने, चिल्ला चिल्ला के समझाया था, कभी कोई एक टॉपिक समझा रहा था मैं आपको। 80 टाइम्स कम कर देता है उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को। तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एग्जैक्टली ना, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी 80 टाइम्स गिरती है तो उनकी बॉन्ड इतनी वीक हो जाती है कि धीरे धीरे वो अलग हो जाते हैं।
ठीक है। और इनको अलग करने के लिए पानी के भी आयंस इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे पानी के भी तो प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो वो क्या करता है, पहले उसको वीक करता है, मतलब उसको पहले पीट दिया, अच्छे से वीक कर दिया और उसके बाद तोड़ दिया। समझ रहे हो? तो इसको प्लीज याद रखना बेटा। यहां पे आप सिर्फ ये नहीं याद रखेंगे कि पानी, मैं पता है इसको क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका सिग्निफिकेंस बहुत तगड़ा है बेटा। मुझे नहीं पता यार आप लोग कितने लोग आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ोगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट स्टिल मैं ये होप आप पे रख रहा हूं कि अगर कल को आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये चीज बहुत काम आएगी कि आप सिर्फ ये समझ के चले गए हो कि वाटर में डाल दिया आपने, डिसोसिएशन हो गया। अरे नहीं चलता ऐसे काम बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम का टॉपिक है कि आपको ये समझना होता है कि पानी में डालते ही पानी उसको 80 टाइम्स फैक्टर आउट कर देता है, तो 80 टाइम्स उसकी बॉन्ड वीक हो गई। उसके बाद पानी के आयंस क्या करेंगे बेटा, उसको खींचना स्टार्ट करेंगे इधर से इधर ना, और टूट गए, तो इसीलिए कैटायन एनायन बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो समझ में आ गया ना? प्लीज जिंदगी भर इसको याद रखिएगा, ठीक है, दिमाग में डाल के रखिए प्लीज, ये बात को ध्यान में रखना, ताकि कल को कोई जूनियर तुमसे पूछ ले कि क्यों अलग हो गया, तो तुम उसको मुंह भर के जवाब तो दे सको ना, ये होता है, देख ले तुझे कुछ नहीं पता है, नहीं है ना, हीरो तो बन सको उसके आगे। चलिए आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिसॉल्व 1 मोल ऑफ KCl, अगर आप KCl को मिला देते हो, ठीक है बेटा, KCl को आपने मिला दिया 74.5 ग्राम इन वाटर, ये आपका 1 मोल का KCl का वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम का कितना होता है बेटा, आप देख 39 होता है और इसका 35.5 होता है, 39 और 35.5 प्लस करोगे बेटा तो ये 74.5 ग्राम आता है, ठीक है। तो इसके मोलर मास इन वाटर वी एक्सपेक्ट 1 मोल ईच ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस आयन टू बी रिलीज्ड इन द सोल्यूशन। हम ये यही एक्सपेक्ट करते हैं ना बेटा, क्योंकि आप खुद थोड़ा दिमाग लगाइए ना, सोच के देखिए कि मैंने अगर यहां पर, प्लीज ध्यान देना, ठीक है बेटा, मैंने अगर यहां पर 74 ग्राम 74.5 सॉरी 74.5 ठीक है, 74.5 ग्राम ऑफ KCl अगर मैंने पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, पानी में डिसॉल्व कर दिया है, तो पानी में डिसॉल्व करते ही आपका KCl क्या बन गया, K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। KCl आपका 74.5 ग्राम, ये इसका 1 मोल है, क्या बेटा, ये 1 मोल है। अब मेरे पास K पॉजिटिव आया, K का मास कितना होता है 39 और इसका कितना 35.5, तो ये भी तो इसका एक मोल है ना, इसका 1 मोल आया, इसका 1 मोल आया, तो टोटल कितने मोल निकले, 2 मोल निकले। कितने मोल निकले बेटा, 2 मोल। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि यहां पे कि आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि 1 मोल K का 1 मोल Cl का टू बी रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में ये दोनों निकल के आएंगे। अब ध्यान देना बेटा, इफ दिस हैपेंस देयर वुड बी 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स होगा ना यहाँ पे, क्योंकि आपका ये 1 मोल निकला और ये 1 मोल निकला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, इफ वी इग्नोर इंटर आयनिक अट्रैक्शन 1 मोल ऑफ KCl इन 1 kg ऑफ वाटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाय 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स इसके बॉइलिंग पॉइंट को क्यों इंक्रीज करेगा बताइए तो, क्योंकि यहां पे कितने मोल्स निकले, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये होता है बेटा वेंट ऑफ फैक्टर। क्या होता है बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, कि मतलब आप जब आयंस को लेते हो और उसको डिसोशिएट किया आपने, तो जितने मोल्स उसके निकलेंगे उतने टाइम्स उसका जो है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए आप हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ I को मल्टीप्लाई करते हो, ये जो I है ना बेटा, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान में रखना, क्लियर है ना। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि हमने क्या कर दिया बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जितने आयंस निकलेंगे बेटा उतने टाइम्स क्या होगा बेटा, आपका यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। तो मतलब कि अब हमारी जितनी भी नई ये जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला निकल के आएगा, उन सब में क्या मल्टीप्लाई होगा, I, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, So now if we did not know about the degree of dissociation, अगर हमें नहीं पता कितना डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे नहीं पता सर कि ये ना 2 आयंस निकालेंगे, या फिर मान लीजिए कि मैंने यहां पर ले लिया बेटा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए बेटा, अब मैं आपको ना थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट समझाता हूं। अब इलेक्ट्रोलाइट में मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम कि पानी में क्यों डिसोसिएशन होता है, तो आप लोगों को ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट आपको पढ़ाया गया था आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा कितना % डिसोसिएशन दिखा देगा बेटा, अप टू 95%। मैंने आपको बोला था कि बुक में 90% लिखा है, बट मैंने आपसे कहा था कि मैं 95% नहीं मानूंगा,
ठीक है, मैं 95% ही कंसीडर करता हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको बाद में खुद समझ में आ जाएगा, अगर आप आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने 95 क्यों लिया था, ठीक है, क्योंकि आप आगे चल के बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करोगे, बहुत सारा है ना, या जो लैब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 95% क्यों ले रहे थे सर, ठीक है, क्योंकि आपको हर बार डिसोसिएशन 95% ही मिलेगा हर केमिकल का, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बेटा वो अप टू 10% दिखाता है, अप टू 10%, अप टू, उसके ऊपर कभी जिंदगी में नहीं दिखाएगा, अप टू 10% ही दिखाता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर 95% डिसोशिएट होगा तो 95% क्या है बेटा, वेरी मच नियर टू 100%, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या दिखाते हैं बेटा, कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन ये दिखाएंगे। पर जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा वो कभी भी जिंदगी में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दिखाते, तो ये क्या दिखाते हैं बेटा, इनकंप्लीट। तो ये इनकंप्लीट डिसोसिएशन होने के कारण आपको समझ में आता है कि इनकी स्टडी क्या है बेटा, हार्ड है, इनकी स्टडी मुश्किल होती है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना बहुत आसान है, बहुत आसान। क्यों आसान है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सी डिसोसिएशन दिखाएंगे बेटा, कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएंगे, ठीक है। पर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा ही नहीं, तो इसीलिए ये क्या होगा बेटा, आपका इनकंप्लीट होने के कारण हम इसका आई जो है बेटा वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी आई डिटरमाइन करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो मतलब कि आपका पूरा का पूरा जो भी खेल है बेटा यहां पे किसका है बेटा, वीक का है, स्ट्रॉन्ग का नहीं है। आप बहुत लकी हो तो आपको स्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, बहुत लकी हो, और अगर किस्मत खराब है आपकी तो आपका क्वेश्चन किसका आएगा बेटा, वीक का। पर रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड्स में जितने भी डाले जाते हैं बेटा वो स्ट्रॉन्ग का ही डाला जाता है, ठीक है बेटा, वीक वाला बहुत ही कम डाला जाता है, ठीक है। पर वीक वाला क्वेश्चन पिछले साल था, इस साल आपका नहीं था, ठीक है, पिछले साल आपका वीक वाला था। और वो वीक वाला क्वेश्चन कौन सा था तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं बेटा, वो यही क्वेश्चन था, देखिएगा ये बुक वाला ही क्वेश्चन है आपका, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। और आपको पता है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बच्चों ने जो हगाया बेटा, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली एक एक वर्ड सेम था बेटा, यही सवाल आया था आपका, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपका बेंजोइक एसिड लिया गया है, बेंजोइक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये कैसे डिसोशिएट होगा ना, तो इसलिए बेटा इसका सोल्यूशन देखिए बेटा, इन्होंने कितना तगड़ा किया हुआ ना, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा, और इन्होंने फिर पहले वेंट ऑफ फैक्टर आई निकाला, आई निकालने के बाद इसको पुट किया और फाइनली इसको सॉल्व करके इस तरह से निकाला हुआ। देखिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 99.2%, देख रहे हो। तो ये एक्चुअली बहुत टफ क्वेश्चन था, ठीक है, बट चिंता मत करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन करने से पहले हम वेंट ऑफ फैक्टर समझ लेते, तभी ना वो क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे, अब इसके बाद आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर आया बेटा वो क्या है, तो देखिए बेटा, सो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखिए बेटा, डिसोसिएशन कुड बी लेड टू कंक्लूड दैट द मास ऑफ 2 मोल पार्टिकल ऑफ 74.5 ग्राम एंड द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ KCl would be 37.25 ग्राम. This brings into light the rule that when there is dissociation of solute into ions, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value. मतलब कि हर बार आपको यह समझ में आएगा कि एक्सपेरिमेंटली आप जो भी मोलर मास यहां पे डिटरमाइन करते हो वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से क्या आती है बेटा, कम आती है। तो मतलब जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना बेटा, एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपकी मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास जो आप लिखते हो ना कॉपी में, उससे क्या आएगी, हमेशा बेटा कम आएगी, वो हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। और ऐसा होने के कारण बेटा यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर लाया गया। अब ये वेंट ऑफ फैक्टर था बेटा वो जिससे कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते थे, ठीक है, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, जो आप अपनी कॉपी में ये मैथ्स लगा के फाइंड करते हो ना, जैसे मान लीजिए आपने KCl का निकाला 74.5 ग्राम, तो वो क्या है बेटा आपका नॉर्मल मोलर मास। और ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या है बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास वो है बेटा जो एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हो तो आपको यहां पे देखिए बेटा कितनी सिंपल सी बात समझाई गई है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। जब आपने इसको कॉपी में सॉल्व किया तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पर आपको पता चल रहा है कि कॉपी में डायरेक्टली कि मैथमेटिकली ये 2 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया है। क्यों? क्योंकि 2 मोल्स निकले थे आपके आयंस के। पर एक्सपेरिमेंट जब आपने किया तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखिए क्या बोला गया है, वी कुड बी लेड टू कंक्लूड दैट मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल इज 74.5 ग्राम। तो मतलब कि हमको यह समझ में आएगा कि जो 2 मोल आपका K प्लस और आपका Cl माइनस निकला है उसकी मास 74.5 ग्राम है। क्योंकि ऑब्वियसली सर 1 मोल ऑफ K और 1 मोल ऑफ Cl मिलके ही ना 74.5 ग्राम बना है। तो जिसके कारण आप एक्सपेरिमेंटली जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि KCl का जो 1 मोल है उसकी वैल्यू कितनी है, इसका आधा। इसका क्या बेटा, आधा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में तो आप 1 ही मोल को काउंट कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि आप ये कंक्लूड कर दिए कि इसका मास 37.25 ग्राम है।
पर आप जब वेंटो फैक्टर निकालते हो तो वेंटो फैक्टर में क्या होता है बेटा, देखिए वेंटो फैक्टर में नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, देखिए ध्यान से देखना, तो मैंने ये कहा कि I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास है। नॉर्मल मोलर मास क्या था बेटा इसका 74.5, ठीक है, और इसका एबनॉर्मल मोलर मास क्या है एक्सपेरिमेंटली 37.25, जो कि आपका क्या निकल के आ रहा है 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर KCl को आपने ब्रेक किया है K प्लस और Cl माइनस में, तो कितने आयंस निकले बेटा 2। तो इसको सिंपली प्लस कर दो तो वही आपका क्या बनेगा बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर बन जाता है। इसका क्या बन जाता है बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर। अब मान लीजिए कि मैंने MgCl2 को ब्रेक किया तो Mg2 प्लस आया और 2 Cl माइनस आया, तो यहां पे कितने मोल्स निकले बेटा 3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सीधा सीधा वेंट ऑफ फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो टोटल डिसोसिएशन दिखा देते हैं वो आपका डायरेक्टली वेंट ऑफ फैक्टर क्रिएट कर देता है, ठीक है। बट दिक्कत मैंने फिर से क्या कहा बेटा कि किस में आएगी बेटा, वीक में आपको दिक्कत आएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में वेंट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, इसीलिए जो क्वेश्चन नीचे आपका है बेटा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, इसलिए उसमें आई निकालना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि वंस यू फाइंड दी आई, उसके बाद तो आपको पता ही है, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा आपको जो ये वेंट ऑफ फैक्टर है बेटा, इसके क्या क्या ये फॉर्मूला निकल के आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है बेटा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये उल्टा क्यों हो गया, यहां पे तो नॉर्मल मोलर मास जो कि आपका कैलकुलेटेड, ये आपका कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड, और ये क्या है बेटा एक्सपेरिमेंटल, क्या है बेटा ये एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। पर आप यहां पे देखिए बेटा ऑब्जर्व्ड होता है एक्सपेरिमेंटल, क्या होता है बेटा ये एक्सपेरिमेंटल होता है, जबकि कैलकुलेटेड क्या होता है बेटा, ये आपका थ्योरेटिकली जो निकालेगा ना कैलकुलेटेड। अब यहां पे देखिए बेटा ये उल्टा क्यों हो रहा है, तो आपको बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका मोलर मास जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। एग्जांपल देखिए बेटा, आप जब भी मोलर मास निकालते हो MB निकाले तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आपके पाई के साथ, ये क्या था बेटा, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ना। उसी तरह से आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके साथ, 1 बाई एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट डेल TB के साथ, ठीक है। ये भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 बाई डेल TF के साथ, है कि नहीं, और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप मोलर मास को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा ना। इसलिए आपकी कंडीशन जो कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल आ रही है वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल बाय कैलकुलेटेड हो जाती है। तो ये उल्टा हो जाता है, आपका कंडीशन बदल रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब लास्ट में एक और यहाँ पे बेटा जो फॉर्मूला आ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो आ रहा है ये, ठीक है। तो आप कौन सा सबसे ज्यादा यूज करोगे, तो आप ये वाला यूज करोगे और आप ये वाला यूज करोगे, ठीक है। ये वाली यूज नहीं होती उतनी, ठीक है, आप इसको और इसको यूज करते हो। तो यहां पे देखिए बेटा सवाल, यहां पे कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। चलिए इसके लिए फिर से ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे बताइए, ये था आपका बेटा बिफोर डिसोसिएशन, तो कितना मोल्स था बेटा यहाँ पे 1, और यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 2। तो आपको करना क्या है बेटा 2/1, सिंपल। तो ये वही फॉर्मूला लग रहा है आपका, है कि नहीं। तो क्या आंसर आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वही कंडीशन निकल के आ रही है। अब यहां पर बेटा आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान लगेगा, क्यों, क्योंकि आप लोग ये चीज बेटा इक्विलिब्रियम में लगा के आ चुके हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना आप लोगों ने लगाया हुआ है अपने इक्विलिब्रियम में, ठीक है बेटा। तो वो जो चीज है बेटा वो आप यहां पर अप्लाई करके सॉल्व करोगे, कैसे ये आता है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड गाइस। चलिए अब आगे देखिए बेटा, यहां पे आया क्या, सो हेयर एबनॉर्मल मोलर मास इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड। तो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐसा मानेंगे कि ये आपका टूटेगा भी नहीं और ये जुड़ेगा भी नहीं, ठीक है, मतलब कि ये डिसोसिएशन दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ I इज लेस देन यूनिटी, ठीक है। सिंपल सी बात आ रही है ना, अगर ये आपका एसोसिएट होगा तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी ले लो, मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी बेटा, लेस देन 1। तो यहां पे क्या बोला गया, फिर से समझना कि व्हेन एसोसिएशन ऑकर्स, तो I क्या हो रहा है बेटा, लेस देन 1, ठीक है। अब यहां पे देखना बेटा, लेस देन यूनिटी, वाइल फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। डिसोसिएट अगर हो गया तो 1 से बड़ा, डिसोसिएट हो गया तो क्या हो गया बेटा आपका
1 से बड़ा, डिसोशिएट, डिसोशिएट। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये क्या बोल दिया इस आदमी ने यार, पता नहीं क्या ही हो गया ये। देखो समझना, अगर जुड़ जाएगा तो जुड़ने के लिए एटलीस्ट आपको कितने रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी? 2। अब जब 2 जुड़े, एग्जांपल ले लो ना, A प्लस बी ने दिया आपको AB, ठीक है। A प्लस बी ने क्या दिया आपको बेटा? AB दिया, ठीक है। अब यहां पे कितने मोल्स हैं? 2, और यहां पे कितना मोल है? 1। तो आपकी वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगी बेटा? 1/2 ना। मुझे बताइए ये 1 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है? छोटा आ रहा है ना, है कि नहीं? छोटा आ रहा ही है। एग्जैक्टली उसी तरह से इसको रिवर्स कर दो। अगर मान लीजिए मैंने AB को ब्रेक करके A प्लस बी निकाला, तो यहाँ पे मोल्स कितना था? 1, और यहाँ पे 1 + 1 2। तो मतलब कि मेरी यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगी? 2/1। तो ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं आया? तो ये डिसोसिएशन है और वो क्या है? तो मिनिमम डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो इतना तो होगा ही ना कि 1 टूट के 2 हुआ है, 2 जुड़ के 1 हुआ, ये तो मिनिमम है। इसके अलावा पता नहीं कितने बन सकते हैं, है कि नहीं? तो आप कंडीशन को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो कि जब ये आपका एसोसिएट होगा तो आपकी वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगी? हमेशा बेटा 1 से छोटी आएगी, और जब आपका डिसोसिएशन होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है ना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमने कहा कि हम ये नहीं जानते कि आपका जो ये नॉन वोलेटाइल है बेटा वो कितना अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा ना, वो तो हम जानते ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कंसीडर कर लिया? I को लेस देन 1 और I को ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि वो फ्रैक्शनल ऑर्डर में आने वाला है ना, कि कितने फ्रैक्शन में ये टूट रहे हैं, कितना फ्रैक्शन इसका बचा हुआ है। क्योंकि आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा देगा, तब आपका वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा किसके बराबर आएगा बेटा? होल नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। पर अगर मान लीजिए कि आपका यहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दिखाया गया तो आपका आई किस में आएगा बेटा? फ्रैक्शन में आएगा। किस में आएगा बेटा? फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आई आपको हमेशा फ्रैक्शन में मिलने वाला है, ठीक है। तो उसी फ्रैक्शन को ढूंढने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे जो सवाल मतलब जो कंडीशन लगाते हैं वो लगाते हैं बेटा आपके क्लास 11 के इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन आपका इक्वेशन वाला, ठीक है, जिसमें कि आप C मानते थे। इनिशियली आपने प्रोडक्ट को 0 0 माना, ठीक है, इसको X मान लिया, अल्फा मान लिया, उसके नीचे चले गए, तो नीचे जाने के बाद फिर आपने उससे मान लिया कि इसमें से C माइनस हुआ है तो दोनों को C दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से वही वाला जो टेक्निक है बेटा हम यहाँ पे यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। सो अरे बाप रे,